वेलकम टू माय चैनल फार्मा टून्स। दोस्तों, मेरा नाम उमंग शाह है, ऑथर ऑफ पियर्सन गाइड टू जीपैट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन फार्मेसी बुक पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन विच इज़ वेरी पॉपुलर बुक नाउअडेज। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीपैट 2024 सॉल्व पेपर विद जस्टिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड। तो दोस्तों, ये सारी बुक पब्लिश्ड बाय मी एंड अदर co-authors. This is our latest edition, 8 editions of the book, which is currently available in the market. एंड अभी 9th एडिशन जो अगस्त के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है, इंक्लूडिंग जीपैट पेपर एंड बहुत सारे चेंजेस। इस बार हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं हमारी बुक में, क्योंकि लास्ट 3 साल से उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक खुशी की बात आपको बता दूं कि इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम आवर बुक, and as per the student review and feedback, 80% of the questions which are covered by our book theory and important table content. तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे इस बार जीपेट में फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, द बिलो द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ड्रग। दैट मीन्स ये जो रेड कलर बॉक्स में ड्रग है तो वो दिया गया था, वो उसको आपको प्रेडिक्ट करना था। साल्बुटामोल है, एम्फेटामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है और आइसोप्रेनालिन है। तो जनरली आप नॉरएपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर देख लो तो उसमें भी 3,4 डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया उसमें भी 3,4 डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप है। बट साल्बुटामोल में यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, एम्फेटामाइन में नहीं है, तो ये दोनों हम ओमिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिया था और नॉरएड्रेनालिन का स्ट्रक्चर, तो आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो अमाइंस है वो सेकेंडरी अमीन्स है और यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स है। तो डैट मीन्स आवर आंसर इज आइसोप्रेनालिन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आया था, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फ्रॉम क्लोरोक्विन। ओके, तो क्लोरोक्विन हम सबको पता है कि एंटी मलेरियल ड्रग है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि उसका SAR जो पॉइंट्स है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 6 पोजीशन ऑफ द क्विनोलिन रिंग पे है तो डैट इज इम्पोर्टेंट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन 6 पोजीशंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन 7 पोजीशंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन 7 पोजीशंस। तो इन्होंने ऑप्शन में 2 बात कही है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप एट 6 पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग ग्रुप ऑन 7 पोजीशन। आइए हम स्ट्रक्चर से क्लियर करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोक्विन का है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो 7th पोजीशन पे है। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी गलत हो गए, क्योंकि 6 पोजीशन पे क्लोरोक्विन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और सी भी अपना गलत हो गया, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहा है, तो क्लोरीन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप एट 7th positions of the quinoline ring is important for inhibition of the hemozoin. अगेन ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनालिटिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड फ्रॉम NMR। तो उसमें क्वेश्चन था कि स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ 13C NMR इज। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 1/4, 3/2, 1/3 और 1/2। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एटम्स का स्पिन क्वांटम नंबर होता है और क्यों होता है। तो ओनली एटम दैट हैव ए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, उसको आई बोलते हैं, अदर देन 0 आर NMR एक्टिव। मतलब जिसका आई वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं है, वो सारे एटम्स NMR एक्टिव है, जो NMR स्पेक्ट्रा दे सकते हैं। तो such elements like odd atomic number or odd atomic mass or both, or element whose atomic number and atomic mass are both even, they having a spin quantum number 0। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास 16 है, तो
8 एंड 16 दोनों इवन है तो उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर हुआ वो 0 हुआ, दैट मीन्स दैट इज एनएमआर इनएक्टिव। सेम वे कार्बन 12, कार्बन का और एक आइसोटॉप है तो 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास है, तो टोटल दोनों है जो इवन नंबर है तो उसके लिए उसका स्पिन क्वांटम नंबर हुआ 0। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो C613, 6 इवन है, 13 ऑड है, तो डेट मीन्स इसका स्पिन क्वांटम नंबर आई वैल्यू होगी और जो आई वैल्यू आएगी वो 1/2 होगी। तो ऐसे ही फ्लोरीन में भी 1/2 आती है, फॉस्फोरस में भी 1/2 आती है और हाइड्रोजन में भी और प्रोटॉन में भी 1/2 आती है। तो आई वैल्यू ऑफ C13NMR इज 1/2। और एक चीज अपने को ध्यान रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर एज वेल एज द एटॉमिक मास बोथ नंबर आर इवन, जैसे कि हमने ऑक्सीजन में देखा एज वेल एज ये कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन में देखा, तो उसमें दोनों नंबर इवन है तो उसका आई वैल्यू 0 होगा, वो एनएमआर इनएक्टिव होगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस था, हमारी बुक में भी इसका जस्टिफिकेशन दिया गया है। फिर एक क्वेश्चन आया था लिग्नोकेन का स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये लिग्नोकेन का सिंथेसिस है, उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है तो यहाँ पे 2 पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन एंड 6 पोजीशन, तो मिथाइल ग्रुप है 2,6 डाई मिथाइल एनिलीन, तो उसको हम बोलते हैं जाइलिडिन। तो उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा 2,6 गाइलिडिन, दैट इज ए करेक्ट आंसर। तो लिग्नोकेन का स्टार्टिंग मटेरियल है 2,6 जाइलिडिन, मीन्स 2,6 डाई मिथाइल एनिलीन, उसको जाइलिडिन भी बोलते हैं। उसके बाद एकदम इजी क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो 4 ग्रुप दिए थे दोस्तों। एक ग्रुप था NaCH3 मतलब सेकेंडरी अमाइन, दूसरा था CF3 कार्बन ट्राइफ्लोराइड्स, फ्लोरीन एंड अमीनो। तो मॉरिसन बॉयड में इसका टेबल दिया गया है, तो आप देखोगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो कौन कौन से ग्रुप आता है, तो मतलब OH, अल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन, क्वाटर्नरी अमाइन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर एनिलाइड है, और उसके बाद जो फिनाइल रिंग है और अल्केन है, और सिंपल यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है हाइड्रोजन का। आइए देख विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से है, तो ऑल हेलोजेंस आर विड्रॉइंग बट हेलोजेंस आर कम्स अंडर orthopara directing groups and all carbonyl carbon containing group are meta directing group and CH3 यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये हो गया ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट अगेन इट इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। NH2 अगेन इट इज ए ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसका सही आंसर होगा CF। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में जिसका नाम डिजीज का नाम है विल्सन डिसीज। तो विल्सन डिसीज कौन से मेटल को एक्यूमुलेशन से होता है और उसमें क्या होता है, तो विल्सन डिजीज इज ए रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय द बॉडी टू accumulations of the copper metal. Okay, so Wilson disease it is related to accumulations of the copper in liver, brain as well as the eye। और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर, तो उसका सही आंसर होगा कॉपर। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद और एक क्वेश्चन था फैट एंड लिपिड चैप्टर में से, रेंसिडिटी ऑफ द ऑयल इज डिटेक्टेड बाय। तो अगेन स्टूडेंट जो आंसर की रिलीज हुए उसमें उन्होंने पेरोक्साइड वैल्यू लिखा है, लेकिन सही आंसर होगा एसिड वैल्यू। ओके, आयोडीन वैल्यू अपने को पता है कि वो होता है अनसैचुरेशन मींस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो अपने को बताता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैट एंड लिपिड। आयोडीन वैल्यू बताएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस डबल बॉन्ड। एसिड वैल्यू हमको बताएगा डिग्री ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब अपना जो फैट और ऑयल है वो रेंसिड मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद और भी एनालिटिकल कांस्टेंट है विच मेजर द फैट एंड ऑयल्स क्वालिटी। तो पोलेंस के नंबर है जो इम्पोर्टेंट है नॉन वॉलेटाइल फैटी एसिड्स। सेम वे RM नंबर विच इज फॉर वॉलेटाइल सॉल्युबल फैटी एसिड्स।
and acetyl number which is for number of hydroxy group present in the fats and oil. तो इसका सही आंसर होगा acid value. Rancidity of the oil is detected by only acid value. उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फेमोटिडिन जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है, तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग प्रेजेंट है? तो फर्स्ट ऑप्शन था पायरोल, तो पायरोल का स्ट्रक्चर है ये फ्यूरान, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल. इमिडाजोल मीन्स 1,3 डायाजोल एंड थायाजोल मीन्स फर्स्ट पोजीशन सल्फर ग्रुप, थर्ड पोजीशन नाइट्रोजन. तो ये जो स्ट्रक्चर है वो फेमोटेडिन का है और ये जो रिंग है वो थायाजोल रिंग है. तो उसका सही आंसर होगा थायाजोल. ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था. सो फेमोटेडिन कंटेन थायाजोल रिंग सिस्टम. उसके बाद क्वेश्चंस था एनालिटिकल केमिस्ट्री में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कौन से स्टेप्स फॉलो नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते? तो पहले देख ग्रेविमेट्री एनालिसिस क्या है. तो अगेन इट इज ए मेथड्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री which is used to determine the quantity of an analyte based on the mass of the solid. For example, measuring of the solid suspended in water which is measured by gravimetric analysis. और इसका जो steps होते हैं, preparation of the solution, then precipitations, then digestions, filtrations, again washing of solids, then drying and then weighing and last calculation. तो फिल्ट्रेशन आ गया, उसके स्टेप्स में प्रेसिपिटेशन आ गया, डाइजेशन आ गया. तो जो चीज़ नहीं आई वो इंडिकेटर. तो इंडिकेटर्स आर नॉट जनरली इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. तो उसका सही आंसर होगा इंडिकेटर्स. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो एवरी ईयर क्वेश्चंस आता है फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री, वुडवर्ड फिशर रूल्स. तो कैलकुलेट द लैम्बडा मैक्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. इसका आंसर भी जो आंसर की में दिया गया वो रॉन्ग है. उसका सही आंसर होगा 283 नैनोमीटर. तो आइए देखते हैं 283 कैसे आता है. तो ये जो सिस्टम है वो होमो एन्युलर डाइन है. होमो एन्युलर मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग के अंदर में है, तो उसको बोलेंगे होमो एन्युलर डाइन. फिर रिंग रेसिड्यू मीन्स डबल बॉन्ड के साथ और कितने बॉन्ड अटैच है, तो ये 1, 2, ये 3 और 4, तो 4 रिंग रेसिड्यू बोलेंगे. और ईच एडिशन ऑफ द रिंग रेसिड्यू दैट विल इंक्रीज द 5 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ. तो टोटल 4 इंटू 5, सो उसकी वजह से हो गए 20 नैनोमीटर्स. और उसके बाद यहाँ पे 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कंपेयर टू दीज रिंग. अगर हम ये रिंग को कंसिडर करते हैं तो ये रिंग से जुड़ा ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलेंगे और ये भी एक्सोसाइक्लिक, मतलब 2 डबल बॉन्ड है और ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूट 5 नैनोमीटर. तो उसमें 10 नैनोमीटर और ऐड होगा, तो 253 प्लस 20 प्लस 10, तो टोटल उसका आंसर हो गया 283 नैनोमीटर. तो उसका सही आंसर होगा 283 नैनोमीटर्स. उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन था, टार्ट्रिक एसिड का आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना था. स्ट्रक्चर नहीं दिया गया था लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है. तो ये स्ट्रक्चर है टार्ट्रिक एसिड्स जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं. तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो 1 2 3 4. सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है. So 2 3 डाईहाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 कार्बन चेन, दैट्स वाई ब्यूटेन. एंड 1 एंड 4th पोजीशन डायोइक एसिड मीन्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट्स वाई डायोइक एसिड. तो उसका सही आंसर होगा ए, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड. उसके बाद अगेन आपको ड्रग का स्ट्रक्चर दिया गया था, उसको सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था. तो उसमें ऑप्शन 4 दिए गए थे. फर्स्ट था मर्कैप्टोप्यूरिन, सेकंड था क्लोरम ब्यूसिल्स, थर्ड था मैक्लोरेथामाइन एंड फोर्थ था विनक्रिस्टिन. तो ये स्ट्रक्चर दिया गया था. तो मर्कैप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर ये होता है, क्लोरम ब्यूसिल का ये होता है. मर्कैप्टोप्यूरिन जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, क्लोरम ब्यूसिल्स एंड मैक्लोरेथामाइंस आर अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड विन का अल्कलॉइड से आता है विनक्रिस्टिन्स जो प्लांट डिराइव एंटी कैंसर एजेंट्स है. तो उसका सही आंसर होगा मैक्लोरेथामाइन जो अल्काइलेटिंग एजेंट है. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रॉम एंटी कैंसर एजेंट्स.
चैप्टर। उसके बाद एनालिसिस का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो पहले तो जानते इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट वो होता है कि जो भी कंपाउंड का आपको पूछा है कि लाइक KMnO4, तो KMnO4 का मोलिकुलर वेट और एटॉमिक मास आपको निकालना है। उसके बाद उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन पे डिवाइड करना है, तो वो जो आएगा आपका इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो इक्विवेलेंट मीन्स मोलिकुलर वेट और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम 5 इलेक्ट्रॉन्स जनरली यूटिलाइज होते हैं, उसका मोलिकुलर वेट है 158 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर होगा 31.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट। और सपोज ये बेसिक मीडियम में पूछा है, तो बेसिक मीडियम के लिए इक्वेशंस अलग हो जाएंगे, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, तो 158 डिवाइडेड बाय 3, तो उसका आंसर होगा 52.6। तो इसीलिए सही आंसर होगा इसका 31.6, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो आपको याद रखना है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट डिफर होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, सो 158 डिवाइडेड बाय 5, एंड बेसिक मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो 158 डिवाइडेड बाय 3, तो बेसिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट होगा 52.6। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपोजिशंस ऑफ द लिंडलर कैटालिस्ट। तो लिंडलर कैटालिस्ट क्या है? So it is generally produced by reducing the palladium chloride. तो palladium means PD metal, जो heterogeneous catalyst के रूप में यूज होता है। तो palladium यूज होता है इन अ स्लरी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय एडिंग लीड एसीटेट। तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिया है सी, पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट। So palladium with calcium carbonate, which is used as a Lindlar catalyst, generally used to reduce कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टू अल्केन। तो लिंडलर कैटालिस्ट का रोल है हाइड्रोजिनेशन काइंड ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चंस था नेम रिएक्शंस, और वो पूछा था ओपनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ओपनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, वी आर यूजिंग सेकेंडरी अल्कोहल एंड एसीटोन्स। तो मतलब जो अल्कोहल अपने यूज हुआ है प्रोडक्ट में, वही अल्कोहल कन्वर्ट होगा कीटोन में, और जो कीटोन यहाँ पे आपने यूज हुआ है तो प्रोडक्ट में वही कीटोन पे अल्कोहल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो उसको ओपनर ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है वो पूछा है, तो वो भी बेहद इजी क्वेश्चन है। आपको पता है जिंक अमलगम क्लेमेंसन में यूज होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड काफी सारे रिएक्शन में यूज होता है, बट इट इज नॉट यूज इन ओपनर ऑक्सीडेशन। तो ओपनर ऑक्सीडेशन में जनरली जो यूज होता है एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ऑल्सो यूज होता है ओपनर ऑक्सीडेशन में। और वन मोर क्वेश्चन जो बहुत पहले पूछा था कि व्हाट इज ए रिवर्स कंडीशन ऑफ ओपनर ऑक्सीडेशंस और रिवर्स रिएक्शन ऑफ ओपनर ऑक्सीडेशंस। तो ओपनर ऑक्सीडेशन का रिवर्स रिएक्शन को हम बोलेंगे एनपीवी रिडक्शंस, उसको बोलेंगे मियरवाइन पॉन्ड्रूफ वर्ली रिडक्शंस, दैट इज कॉल्ड एमपीवी रिडक्शंस। तो सही आंसर होगा एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड। उसके बाद अगेन क्वेश्चन था हेट्रोसाइक्लिक रिंग विच इज अवेलेबल इन फॉलोइंग ड्रग्स। तो कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में पूछा था, तो 1,3,4 थायाडायाजोल। सो थाया मीन्स सल्फर, डाई मीन्स 2, एजोल मीन्स नाइट्रोजन। सो और उसमें नंबरिंग भी दिया है इन लोगों ने, तो नंबरिंग था 1, 3, 4। तो 1,3,4 थायाडायाजोल, तो उसमें स्ट्रक्चर दिया था स्पाइरेनोलैक्टोन। तो आपको पता है स्पाइरेनोलैक्टोन तो स्टीरॉयड मोलेक्यूल है, उसमें कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट दिस ई रिंग्स। उसके बाद था डाइक्लोरोफेनामाइड, अगेन नो एनी हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट। उसके बाद फ्यूरोजामाइड था, फ्यूरोजामाइड में रिंग प्रेजेंट होती है लेकिन उसमें फ्यूरान होती है, इसीलिए उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्यूरान कंटेनिंग डायूरेटिक एजेंट, तो वो उसको फ्यूरोजामाइड बोलेंगे। तो अपना सही आंसर होगा एसिटाजोलामाइड, तो जिसमें रिंग प्रेजेंट है थायाडायाजोल। तो 1,3,4 थायाडायाजोल, तो उसका सही आंसर होगा एसिटाजोलामाइड, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग है।
उसके बाद वेरी इजी क्वेश्चन था, इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड जो एंटी कैंसर प्लांट अल्कलॉइड है, सो विच इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ विच ड्रग। तो उसमें ऑप्शंस थे डिजॉक्सिन, विनक्रेस्टिन, पोडोफाइलोटैक्सिन्स और टैक्सल। तो टैक्सल से पता है आपको पैक्लीटैक्सल्स और डोसीटैक्सल ड्रग मिलती है। डिजॉक्सिन है वो ग्लाइकोसाइड है, आपको पता है। विनक्रिस्टिन विनका अल्कलॉइड्स है, इंडोल कंटेनिंग अल्कलॉइड है। तो अपना आंसर होगा पोडोफाइलोटैक्सिन। सो इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड आर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलिन विच इज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट ऑफ द इंडियन पोडोफाइलम प्लांट्स। ओके, तो उसका सही आंसर होगा पोडोफाइलोटॉक्सिन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट प्रोड्रग ऑफ द सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रोंटोसिल डाई सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और वो प्रोंटोसिल डाई से वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू द सल्फोनामाइड। तो उसका जो ये डायजो लिंकेज है वो ब्रेक डाउन होता था और यहाँ पे NH2 ग्रुप आता था, और यहाँ पे सल्फोनामाइड तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है। तो क्वेश्चंस था फर्स्ट प्रोड्रग, ऐसे तो काफी सारी प्रोड्रग अवेलेबल है इन सल्फोनामाइड, बट क्वेश्चंस था फर्स्ट प्रोड्रग, तो उसका आंसर होगा प्रोंटोसिल डाई। उसके बाद अगेन वेरी इजी क्वेश्चंस, सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। So which precursors are used? So we all know cholesterol is a precursor in synthesis of corticosteroids. So again very easy question था, answer था cholesterol. Now which ring of the warfarin is essentials for therapeutic activity? तो उसमें पहला रिंग था लैक्टोन रिंग। तो ये जो रिंग है, ओनली दिस रिंग इज कॉल्ड लैक्टोन रिंग। Now pyrimidine ring which is absent in warfarin. Pyrimidine means it is a nitrogen containing 6-member heterocycle ring. Purine ring which is again absent because it also contain nitrogens. काउमरिन रिंग, तो ये जो रिंग है पूरा उसको बोलेंगे काउमरिन रिंग। तो इन स्ट्रक्चर ऑफ वारफेरिन नॉट ओनली लैक्टोन रिंग बट लैक्टोन रिंग फ्यूज विथ बेंजीन रिंग, so that is important for therapeutic activity. So answer होगा काउमरिन रिंग which is present in warfarin. उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था फ्रॉम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। सो टेट्रासाइक्लिन अंडरगोज एपीमराइजेशंस। एपीमराइजेशंस मींस यहाँ पे जो टर्सरी अमीन्स ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, आफ्टर एपीमराइजेशन विच इज कम्स टू अबाउ द प्लेन। ओके, नाउ यहाँ पे एक और कंडीशन था pH 428। ओके, तो अगेन जो आंसर की है उसमें उसने आंसर दिया है नॉट टेट्रासाइक्लिन। अगेन वो रॉन्ग आंसर है, सही आंसर होगा एपीटेट्रासाइक्लिन। सो टेट्रासाइक्लिन एट pH 2 to 6 इट इज कन्वर्टेड इनटू द एपीटेट्रासाइक्लिन। सो आंसर होगा एपीटेट्रासाइक्लिन। उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन था फ्रॉम स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल विथ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है जिसमें ओनली 1 कायरल कार्बन है, तो उसमें कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते, तो उसका फॉर्मूला था 2:n, वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। सो 2:2, तो टोटल हो गया 2। तो आंसर होगा ओनली 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल विद स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड, जो बेहद ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन, ए स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा था कि लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, एज पर द लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट एसिड इज डिफाइन एज। तो जनरली 2 मेजर कंसेप्ट है, वन इज लुईस एसिड बेस। तो आपको याद रखना है लुईस एसिड बेस दैट इज कंसेप्ट विच इज वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ओके, सो इन लुईस एसिड मीन्स इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, लुईस बेस मीन्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, तो दैट मीन्स इट इज कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू प्रोटॉन डोनेशन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टेंस। ओके, तो लुईस एसिड में क्या होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड में क्या होता है, वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो वाइस वर्सा है, लुईस बेस मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और लॉरी ब्रोंस्टेड बेस मीन्स दैट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, क्योंकि बेस दैट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा,
और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो उसका सही आंसर होगा बी, एनी सब्सटेंस और मोलिक्यूल दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन। उसके बाद भी एक बेहद ही इजी क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली नाइट्रेटेड इन अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4। तो नाइट्रेशन के लिए आपको पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और बाकी सारे जो ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन, तो ये तीनों ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे रिंग में से। अगर रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो ये तीन सबस्ट्रेट के साथ अवेलेबल नहीं होंगे, तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ टोल्यूइन, मिथाइल ग्रुप इज देयर विच इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ओके, so which again increase the electron density at these rings। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकेगा, इसीलिए उसका आंसर आया टोल्यूइन। ओके, तो टोल्यूइन इज easily reacted with the HNO3 and H2SO4 and that give orthonitrotoluene and paranitrotoluene as a product. Again, बेहद important questions and easy questions from inorganic chemistry. Among the following, which one is known as a salt, spirit of the salt? तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको स्पिरिट ऑफ द सॉल्ट बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड उसको बोलेंगे एक्वा फोर्टिस। थायोग्लाइकोलिक एसिड का दूसरा नाम है मरकेप्टो एसिटिक एसिड एंड बोरिक एसिड का दूसरा नाम है बोरेकिक एसिड। तो उसका आंसर हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद था क्वेश्चंस फ्रॉम एनएमआर, इफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट आर पैरेलल, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट स्टेट, पैरेलल स्टेट, डबलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट। ओके, सो आइए समझते हैं कि ट्रिपलेट स्टेट ऑफ द एनी न्यूक्लियाई विच इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट स्टेट। So the main difference between singlet excited state and triplet excited state is, in triplet state what happen, the spin of the two electrons are always parallel, while in singlet excited state the spin of the two electrons are is anti parallel। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि spin of the electron in excited state is parallel, तो आंसर होगा ट्रिपलेट स्टेट। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट था एनएमआर से। नेक्स्ट तक क्वेश्चन था, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेज। ओके, तो कैथोड रे के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनालिसिस का क्वेश्चन है। सो कैथोड रेज आर फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, अगेन दैट इज ट्रू, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर चार्ज पार्टिकल विथ मास, and cathode rays are not generally producing electromagnetic waves, or it is not stable in electromagnetic waves. Again, cathode rays are travels in straight route and cathode rays can also produce the X-ray। तो ये तीन options that is true about cathode rays, तो उसका सही आंसर था cathode rays are electromagnetic waves which are incorrect statement about cathode rays। लास्ट क्वेश्चन था फ्रॉम लिमिट टेस्ट ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज, इन विच लिमिट टेस्ट थायोग्लाइकोलिक, तो वो बेहद इजी क्वेश्चन था। तो उसमें ऑप्शन था आर्सेनिक। तो आर्सेनिक में आपको पता है वो गुडजेट टेस्ट बोलते हैं, गुडजेट एपरेटस उसमें यूज होता है, तो इसका क्वेश्चन भी पास्ट क्वेश्चन पेपर में आया है। उसके बाद सल्फेट है, तो उसमें पोटेशियम सल्फेट और इथेनॉलिक पोटेशियम सल्फेट यूज होता है। क्लोराइड में आपको पता है AgNO3 एंड नाइट्रिक एसिड यूज होता है। तो उसका सही ऑप्शन था लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, वेयर थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स, और उसके बाद वो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो कॉम्प्लेक्स पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। एंड साइट्रिक एसिड एंड अमोनिया, तो अमोनिया का रोल वही है कि कॉम्प्लेक्स को सॉल्युबलाइज करके पर्पल कलर डेवलप करता है। एसिडिक कंडीशन में पर्पल कलर डेवलप नहीं होता है और कलर इंटेंसिटी हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम अमोनिया और बेसिक कंडीशन के अंदर लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मोर स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक, मेडिसिनल, बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री backgrounds। So
अगर आपको वीडियो पसंद आए आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थैंक you for watching this video and please subscribe this channel for more such amazing video. Thank you very much.